अंदर जो लुटेरे थे उनकी सूचना पुलिस को दे रहा है। ना अब संजीव जी, अब उसका उन कार्यकर्ताओं को अब कोई डर नहीं है कि अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, कोई पुलिसिया कार्रवाई हो जाएगी और उनको परेशान किया जाएगा। आपको याद होगा कि खुद तृणमूल कांग्रेस के कई नेता ये जा जा करके बार बार कहते थे कि ना तो उनकी सुनवाई, अगर उनके कार्यकर्ताओं को भी कहीं पीटा जाता है तो ना उनकी सुनवाई ममता बनर्जी के पास होती है, ना अभिषेक बनर्जी के पास होती है, पुलिस तो करती ही नहीं है। तो फिर ये अब उनके अंदर से ये भय एक प्रकार से खत्म हो गया है जब से शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं। तो अब वो खुलकर बोल रहे हैं, क्या ये माना जाए? खुल के वो कई तरीके का कहते लावा जमा था और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। पहले तो लावा निकला, अब वो लावा राख में बदल रहा है, यानी ठंडा हो रहा है। और लावा जब ठंडा होता है तो जिस पर गिरता है उसको जमा देता है, यानी वो टीएमसी को ही वो लावा जमा रहा है और पत्थर बना रहा है टीएमसी। और यही वजह था कि उसका जहांगीर खान भाग गया, जो पोस्टर बॉय था, अतीक अहमद की तरह का, मुख्तार अंसारी की तरह का पोस्टर बॉय था, वो भाग गया, वो चुनाव ही नहीं लड़ा। उसके टीएमसी के बैनर कोई वो नहीं कर रहे थे। और हमने और आपने चर्चा भी की कि उसके गांव के मुस्लिम लोग जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। बिल्कुल। तो स्थितियां परिस्थितियां बदल गई। एक चीज और ये देखिए कि अभिषेक बनर्जी में आप देखिए, जिस दिन चुनाव से पहले जो वो धमकी देता था, वो यही तो कहता था कि फाल्टा में हमको कोई हरा के दिखाए। तो उसका तो कैंडिडेट भाग गया। और उस समय, जिस समय वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन, सबको एक साथ वो चुनौती देकर डरा रहा था और कह रहा था कि 4 तारीख को 12 बजे देखेंगे दोपहर में, डीजे भी बाजेगा और रविंद्र संगीत भी बाजेगा। एक तरह से वो धमकी वही डीजे वाला उनका जो कॉन्सेप्ट है, खेला ओटे वाला गाना। और हम लोग एक होगा तो कल हम वीडियो भी साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। 2021 वाला एक वीडियो है कि कैसे गांव में घूम घूम कर प्रताड़ित किया जा रहा है और वही गाना डीजे बजा के। तो अभिषेक बनर्जी डीजे बजाने की बात कह रहा है, लेकिन आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, अब तो संजीव जी वो इनका डीजे बजाने के लिए अब तैयार है, अब लगातार छापेमारी हो रही है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 4 तारीख के शाम में अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी का देखा होगा हारने के बाद, उसमें केवल आप अभिषेक बनर्जी का चेहरा देख लीजिए। वो रो रहा है या वो कराह रहा है ये पता नहीं, क्योंकि उसको पता है हजारों करोड़ का इधर से उधर हुआ है मामला और वो सब राज बाहर आएंगे। और जिस तरह से हरीश मुखर्जी रोड पे, शांति निकेतन आवास पे, वहां के बंगाल के लोगों ने, और मैं बताऊं कि कूच बिहार का भी आदमी आके शांति निकेतन के सामने अपना विरोध प्रकट कर रहा है और उसको चोर चोर कह रहा है, चोर चोर कह रहा है उसके परिवार को। आप सोचिए, तो जैसा एक तानाशाह का अंत होता है वैसा ही ममता बनर्जी का अंत हो गया है। अब देखिए है क्या कि ममता बनर्जी लीडरशिप में फर्स्ट लाइन थी, सेकेंड लाइन में ये अभिषेक बनर्जी था और थर्ड लाइन में उसके फिरहाद हकीम और ये 4-5 चट्टे बट्टे थे जिसको तोलाबाज कहते थे। और उसके बाद का जो वर्कर्स था, वर्कर्स का जो गुंडों की वसूली गैंग था, तो 800 ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था चुनाव से पहले। इसके अलावा मुझे लग रहा है 800-900 लोगों को अरेस्ट किया गया टीएमसी के जो गुंडे अपराधी थे। और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था ये बात कि किसी भी टीएमसी के आम वर्कर को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने 2021 में बीजेपी वर्करों पर हमला किया, मारा, रेप किया, धर्षण किया, दुकान जलाए, घर जलाए, घर लूटा, उन पर कार्रवाई होगी और उन पर कार्रवाई हो रही। और अभिषेक बनर्जी के घर पे छापा मारने से यह स्पष्ट हो गया कि टीएमसी के जितने भी, देखिए टीएमसी के लिए अभिषेक बनर्जी जिले इलाही था और जब जिले इलाही पे कार्रवाई होगी तो बाकी उसके दरबान, सेनापति, तोपची, ये सब तो ऐसे ही भाग रहे हैं, सब ऐसे ही भाग रहे हैं। जब उस्ताद ही पटक दिया गया तो फिर चेलों को कौन पूछे? तो एक तरह से सरकार ने मैसेज क्लियर दे दिया है। आप जरा इस बुलडोजर एक्शन पर बताइए, क्या ये बुलडोजर एक्शन जो अभी चाहे वो आसनसोल में हो या कोलकाता के ही कई और हिस्सों में हो, तो ये बुलडोजर एक्शन क्या अब सरकार ये मान ली है या ठान ली है एक प्रकार से कि कोई भी अवैध निर्माण अगर है
तो उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होगी और उसको तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। अब अगर ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और आप देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इन मकानों को एक तो अवैध तरीके से बनाया गया होगा, फिर इसका पट्टा जो है, जो खरीदार होंगे उनको इसका पट्टा जो है वो अवैध तरीके से दिया गया होगा। तो अब वो जो खरीदार होंगे वो भी फंस गए इनके चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में, ये टीएमसी के गुंडों के चक्कर में, और उनकी पूरी गाड़ी कमाई खत्म हो रही है। बिल्कुल, देखिए लोग इसको बुलडोजर एक्शन के तौर पे देखते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि अगर गैर कानूनी निर्माण हो तो उसका तो बुलडोजर चलता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार नहीं, कलकत्ता नगर निगम जिम्मेदार नहीं है, टीएमसी के वो मुस्लिम चेहरे जिम्मेदार हैं, चाहे वो फिरहाद हकीम हो, शौकत मुल्ला हो, जहांगीर खान हो, जिन्होंने इन मुस्लिम बेचारे गरीब मध्यम वर्गीय जीवन जीने वाले मेहनतकश मुस्लिमों का गाढ़ी कमाई का पैसा सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट बना के उनसे ठग लिया। इसको ठगना कहते हैं, पैसा ठग लिया। क्योंकि देखिए जो सत्ता में थे, ऐसा तो है नहीं कि सत्ता कभी नहीं जाएगी, तो अगर सरकारी जमीन, पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, चाहे वो आप 10 मंजिला अपार्टमेंट खड़ा कर दें, गैर कानूनी काम आज भी और आज से 20 साल बाद भी अवैध ही होता है। जैसे देखिए उदाहरण देता हूं मैं, वक्फ की जमीन जो अवैध कब्जा कर लिया सारा, वो वक्फ कानून बनने से वो कब्जा हट गया। 20%, 100 प्रॉपर्टी थी तो 20% से भी कम प्रॉपर्टी बची है वक्फ के पास, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, और ये वक्फ के लोगों ने खुद अपलोड किया। तो आज बंगाल के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वक्फ के पास जो कलकत्ता में जमीन है वो दे दो मुस्लिमों के लिए, कम से कम बेचारे वो मुस्लिम अपना वैध जमीन पे घर बनाएंगे। भाई वक्फ की प्रॉपर्टी तो मुस्लिमों के लिए ही है, और उनसे आप एक रेंट ले लो, एक फिक्स कर दो, एक घर बना के उनको दे दो 2-2, 3-3 रूम का। लेकिन मेरा यह कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के सबसे बड़े शिकार खुद मुस्लिम हुए। आज 3000 घरों को तोड़ा जाना है, घरों नहीं मैं कह रहा हूं, अपार्टमेंट्स तोड़े जाने हैं प्रवीण, और एक अपार्टमेंट्स में कितने फ्लैट होते हैं आप, वो डिपेंड करता है उसका रकबा क्या है, उस अपार्टमेंट का रकबा क्या है। यानी सैकड़ों फ्लैट तो होंगे, और हर घर में अगर 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग जोड़िए तो कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं हर अपार्टमेंट में। और 3000 ऐसे घर और अपार्टमेंट को तोड़ा जाना है, उसकी शुरुआत हो गई है बहुत सारे। सिर्फ यही नहीं, कई जगहों पर तो ये कहा जा रहा है, जैसे आसनसोल में एक जगह ये कहा जा रहा है कि वहां पर अवैध निर्माण तो किया ही, या किसी का घर कब्जा करके उसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने अपना कार्यालय खोल दिया ताकि और कोई भी बोलने की स्थिति में ना हो। अब उन सभी पर एक प्रकार से कार्रवाई हो रही है, जो जिनकी संपत्ति है या तो उनको वापस दिया जा रहा है, या अगर अवैध है तो उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करके उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आपको लगता है कि अब जो है बंगाल में कहीं भी वो जो अवैध संपत्तियों पर कब्जा, अवैध रूप से कब्जा है संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, उसको अब बहुत जल्द खाली करवा लिया जाएगा? नहीं, देखिए 70-72 साल का मिसमैनेजमेंट है, उसको संभालने में टाइम लगेगा, सुधारने में टाइम लगेगा, वो तो 4-5 साल तो लगेगा ही। लेकिन शहरी इलाके जो बिल्कुल नजर में है, जैसे कैपिटल रीजन हो गया, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, आसनसोल, इन सब जगहों पे करना आसान होगा। लेकिन जिस तरह का मैं देख रहा हूं नजारा, एक कोलकाता का एक दृश्य में देख रहा था कि जैसे किसी का घर है, जस्ट उस घर के सामने वाली जमीन पर, यानी उसी कैंपस में जबरदस्ती टीएमसी का क्लब खोल के बैठे, और उसमें टीएमसी गुंडे भर दिन बैठे रहे और लोगों को सताते। तो एक टीएमसी मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा एक अलग तरह का नेक्सस थी, और मुझे तो लगता है कि आप वहां के सीपीएम के नेताओं से पूछिए, वो खुश है ममता बनर्जी के जाने से। और एक सीपीएम का नेता कह रहा था कि हमें भले 4% वोट मिला हो, लेकिन उसमें 3% वोट मुस्लिमों का, जिससे टीएमसी को नुकसान।